दोस्तों, आप अगर इस पृथ्वी पर रहते हैं तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि टाटा कंपनी को आप नहीं जानते हो। टाटा कंपनी केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी कई विकसित देशों में अपना कारोबार को विस्तार दिया है और खुद को इस कंपटीशन की दुनिया में सफल साबित भी किया है। इसका कारोबार करीब 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। टाटा कंपनी को भारत देश की आन बान और शान कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। टाटा कंपनी ने बहुत कम ही समय में बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीदकर अपनी कंपनी में शामिल कर लिया है, जैसे टेटली, डच स्टील कंपनी कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, एयर इंडिया आदि। टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। यह कंपनी नमक से लेकर हवाई जहाज तक का कारोबार करती है। टाटा ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसकी खासियत यह है कि यह हर किसी से जुड़ा है। इसकी पहुंच गरीब से लेकर अमीर तक है। इस ग्रुप के 10 सेक्टरों में लगभग 30 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। देखा जाए तो कंज्यूमर एंड रिटेल सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, स्टील एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म एंड ट्रेवल, टेलीकॉम एंड मीडिया, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, स्पेस एंड डिफेंस, इनके अंतर्गत टाटा की कई बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत कहां से और किसने शुरू की? तो इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। उनका जन्म गुजरात में 3 मार्च 1939 को एक भारतीय पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नुसेरवान जी टाटा थे, जो एक सफल व्यापारी भी थे। जमशेदजी टाटा को व्यापार का ज्ञान अपने पिता से ही विरासत में मिली थी। साल 1857 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता का व्यवसाय संभालने का काम शुरू किया। साल 1868 में 29 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करते करते महज 21,000 की पूंजी के साथ उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। एक साल बाद 1869 में एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल को भी खरीद लिया और उसमें एक कपास की फैक्ट्री शुरू की। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने इस फैक्ट्री को एक कपास व्यापारी को बेच दिया और कपड़ा व्यवसाय को बेहतर तरीके से समझने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा, फिर भारत लौटकर कपड़ा उद्योग में लग गए। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने अपने जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, लोहा और इस्पात कंपनी खोलने के लिए। दूसरा, भारत में एक विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित करने के लिए। एक होटल और एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए। लेकिन जमशेदजी ने अपने जीवन काल में केवल ताजमहल होटल के लक्ष्य को ही पूरा कर सके। फिर बाद में टाटा समूह की आने वाली पीढ़ियों ने उनके सभी लक्ष्यों को पूरा किया। जमशेदजी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें वे अपने जीवन में पूरा तो नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु साल 1904 में ही हो गई। जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद टाटा कंपनी का स्वामित्व उनके बेटे दोराबजी टाटा के पास था और उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू की गई कंपनियों पर काम करना जारी रखा और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। साल 1911 में दोराबजी टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान खोला, जो आज दुनिया के शीर्ष कॉलेजों में आता है और इसकी शुरुआत भी जमशेदजी टाटा ने ही की थी, जो उनके सपनों में से एक था। जमशेदजी ने इसे शुरू करने के लिए उस समय 30 लाख रुपए का दान भी दिया था, लेकिन वह इसे पूरा होते नहीं देख पाए थे, जिसे उनके बेटे ने पूरा किया। बाद में दोराबजी ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी पूरा किया। दोराबजी टाटा ने भारत की पहली ओलंपिक टीम का आर्थिक रूप से समर्थन भी किया और गरीब लोगों की मदद के लिए उन्होंने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की शुरुआत की। टाटा परिवार हमेशा से ही सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देता आया है। उसके बाद टाटा ने आयरन और स्टील पर भी अपना काम करना शुरू कर दिया। दोराबजी के बाद साल 1938 में जे.आर.डी. टाटा को टाटा समूह के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उस समय जे.आर.डी. टाटा की उम्र महज 34 साल थी और टाटा ग्रुप की 14 कंपनियां थी। जे.आर.डी. टाटा ने ही एयरलाइन कंपनी शुरुआत की थी और कराची से मुंबई के लिए उस एयरलाइन की पहली उड़ान शुरू की। यह भारत की पहली एयरलाइन कंपनी थी और इसे जे.आर.डी. टाटा ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन कंपनी के रूप में बनाया था। लेकिन भारत सरकार ने उस एयरलाइन कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रखा। लेकिन बाद में साल 1977 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया के अध्यक्ष के पद से हटा दिया। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने टाटा केमिकल्स, टाटा टी, टाटा मोटर्स यानी कि टेल्को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS, इन सभी कंपनियों में काम करना शुरू किया। जब जे.आर.डी. टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे तब टाटा समूह में मात्र 14 कंपनियां थी। लेकिन 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद छोड़ा तो टाटा समूह में लगभग 95 कंपनियां थी। जे.आर.डी. टाटा अपने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किया करते थे। उन्होंने 1941 में टाटा मेमोरियल सेंटर की
की शुरुआत की, जिसमें लोग कम पैसे में कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते थे। जे.आर.डी. टाटा ने लगभग 53 वर्षों तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा ने ही पहले यात्री वाहनों का निर्माण किया था। 30 दिसंबर 1998 को टाटा कंपनी की इंडिका कार को पूरी तरह से भारत में लॉन्च किया गया था। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ऑटो एनालिसिस ने इस कार की काफी आलोचना की थी, जिसका असर टाटा इंडिका की बिक्री पर पड़ा और बाजार से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण टाटा को भारी नुकसान हुआ। इंडिका कार फ्लॉप होने के बाद रतन टाटा की काफी आलोचना हुई और कार कंपनी के भागीदारों ने कार कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। इसके बाद रतन टाटा साझेदारों के साथ कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास अमेरिका चले गए, लेकिन अमेरिका में फोर्ड कंपनी के सीईओ ने उनसे कहा कि अगर उन्हें कार बनाना ही नहीं आता तो उन्होंने इस कंपनी में इतना पैसा लगाया है क्यों। यह बात रतन टाटा को चुभ गई और रातों रात अमेरिका से कंपनी को बिना बेचे ही वापस आ गए और अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद रतन टाटा ने इंडिका कार का दूसरा मॉडल इंडिका V2 लॉन्च कर दिया और इस कार को लोगों ने खूब पसंद भी किया। इस कार के बदौलत टाटा कंपनी का कार का कारोबार आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते इस कंपनी ने कार बनाने की दिशा में ऊंची उड़ान भर ली। आज के दिनों में हम लोग टाटा के अनेक सफल एवं मजबूत कारों को सड़क पर फराटा मारते देख सकते हैं। दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वे लगभग 22 वर्षों तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। इसके बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बना दिया गया, क्योंकि इन्हें रतन टाटा के काफी प्रिय माने जाते थे। लेकिन महज 4 साल के बाद ही साइरस के कुछ अहम फैसलों के कारण 2016 में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया। मिस्त्री और टाटा के बीच का यह विवाद इतना बढ़ चुका था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन आखिरकार फैसला टाटा के पक्ष में ही रहा। फिर रतन टाटा ने टाटा कंपनी का कमान खुद ही संभाली। वर्तमान में टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ही हैं। इनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए लोगों में ये सवाल जरूर आता होगा कि भविष्य में इनके बाद टाटा को संभालने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।